नमस्कार दोस्तों। बंगाल के पाखंडी महंत का एक कारनामा जो कि तारकेश्वर स्कैंडल के नाम से जाना जाता है, इसे तारकेश्वर अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा पाखंडी उच्च दर्जे का ब्राह्मण जो तारकेश्वर टेम्पल में महंत के पद पर था। दूसरी तरफ एक ब्रिटिश फौज में तैनात एक फौजी जो अपनी पत्नी की हत्या करके खुद पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर वहां पर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। भीड़ इतनी कि इस केस का फैसला सुनने के लिए अदालत में लोगों को टिकट लेकर अंदर जाना पड़ता था। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज्य के दौरान घटी यह घटना। क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तारकेश्वर गांव में जन्मी एक लड़की जिसका नाम था इलोकेसी। अब चलते हैं कहानी के अंदर। इलोकेसी की उम्र है 15 साल, दिखने में काफी सुंदर। अब समय था इलोकेसी की शादी का। इलोकेसी के जन्म से ही सुंदर होने के कारण इलोकेसी के माँ बाप को इलोकेसी की शादी के लिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, लिहाजा घर पर ही रिश्तों वालों का आना जाना लगा रहता है। इलोकेसी के घर वालों को एक ऐसा लड़का चाहिए है जो सरकारी नौकरी करता हो। कुछ महीने बाद उनके घर रिश्ता आता है। लड़का ब्रिटिश राज में सेना में निर्मित था। सरकारी नौकरी और अच्छा लड़का होने के नाते इलोकेसी के घर वाले इलोकेसी की शादी उस लड़के से कर देते हैं। लड़के का नाम होता है नोबिन चंद्रा। नोबिन कोलकाता में अपनी फौज की नौकरी कर रहा होता है। शादी होने के 4-5 महीने बाद नोबिन की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। अब नोबिन को फिर से वही कलकत्ता जाना पड़ता है। इलोकेसी नोबिन को कहती है कि जब तक तुम कलकत्ता जाके वापस आओ तब तक मैं अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती हूँ। नोबिन इलोकेसी को उसके माँ बाप के यहाँ छोड़कर कलकत्ता चला जाता है। ऐसा करके नोबिन और इलोकेसी की जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। शादी को करीब 3 साल बीत जाते हैं। इलोकेसी के अब तक कोई बच्चा नहीं होता है, जिसके चलते इलोकेसी के माँ बाप परेशान रहते हैं। इलोकेसी के गांव में एक मंदिर है। मंदिर का नाम उनके गांव के नाम पर ही है। मंदिर का नाम है तारकेश्वर टेम्पल। तारकेश्वर टेम्पल में एक महंत भी होता है जिसका नाम है माधव चंद्रागिरी। माधव को आसपास के गांव के सभी लोग बहुत ही ज्ञानी और एक उच्च दर्जे का ब्राह्मण मानते थे, जिसके चलते तारकेश्वर टेम्पल के महंत की बहुत चर्चाएं और बहुत इज्जत भी होती थी। इलोकेसी के माता पिता को आसपास के लोग और उनके रिश्तेदार उन्हें सलाह देते हैं कि इलोकेसी को तारकेश्वर टेम्पल में लेकर जाएं, जहां मंदिर का महंत उन्हें बच्चा होने की दवाई देगा। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों की बात मानने के बाद इलोकेसी के माँ बाप इलोकेसी को टेम्पल में लेकर जाते हैं, जहां इलोकेसी की मुलाकात होती है माधव चंद्रागिरी से। माधव चंद्रागिरी को इलोकेसी से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। तारकेश्वर टेम्पल के महंत इलोकेसी को प्रसाद देने के बहाने अकेले अंदर एक रूम में लेकर जाते हैं और इलोकेसी के साथ गलत काम करते हैं। माधव जो टेम्पल के महंत हैं, इलोकेसी को कहते हैं कि अगर तुम ये बात बाहर जाकर किसी को बताओगे तो कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हारी ही बदनामी होगी। इलोकेसी तारकेश्वर टेम्पल के महंत की बात मान लेती है और अपने घर आ जाती है। वो किसी को कुछ नहीं बताती। ऐसा लगातार चलता रहता है। इलोकेसी को भी माधव से प्यार हो जाता है। अब महंत के पास आना जाना इलोकेसी का हर रोज का काम हो जाता है। इलोकेसी घर भी बहुत कम आती है, दिन रात महंत के पास ही रहती है। आसपास के गांव के लोग इस बारे में चर्चाएं भी करते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को ठीक मानते हैं। इसी बीच नोबिन छुट्टी लेकर अपने घर आ रहा होता है। जब नोबिन गांव में घुसता है तो गांव के लोग नोबिन को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी इलोकेसी ऐसे ऐसे महंत के पास रहती है ज़्यादातर। नोबिन ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और ये होना भी चाहिए, लाजमी है।
नोबिन अपने घर आता है। घर आकर इलोकेसी से पूछता है कि क्या मैं जो सुन रहा हूँ वह सच है। इस पर इलोकेसी उसे मना कर देती है। नोबिन इलोकेसी को कहता है कि या तो तुम खुद सच बता दो, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। इस पर इलोकेसी नोबिन को सब बता देती है और वह कहती है कि वह आगे ऐसा नहीं करेगी। पर नोबिन इलोकेसी को कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर पाता है पूरी तरह से। नोबिन इलोकेसी को कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद अब नोबिन की फ़ौज की छुट्टियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अब नोबिन को फिर से कलकत्ता जाना होता है। अब एक बार नोबिन छोड़ के गया और ये सब हुआ, तो इस बार नोबिन फैसला करता है कि वह इलोकेसी को अपने साथ लेकर जाएगा कलकत्ता। इलोकेसी ये बात सुनकर खुश नहीं होती है, वो महंत के साथ रहकर ज़्यादा खुश थी। इलोकेसी ये खबर तारकेश्वर टेम्पल के महंत तक पहुंचा देती है। जब नोबिन इलोकेसी को लेकर जा रहा होता है तो महंत अपने कुछ गुंडों को भेजता है जो नोबिन पर हमला कर देते हैं और वो नोबिन को धमकाते डराते भी हैं कि इलोकेसी को वो कहीं ना लेकर जाए और अगर वो लेके जाएगा तो उसे जान से मार देंगे। इलोकेसी इसी गांव में रहेगी, ऐसा भी बोलते हैं। नोबिन को लगता है कि ये खबर इलोकेसी ने ही महंत को दी है और शायद ये सच भी था। महंत के गुंडों से उस समय तो नोबिन भाग जाता है, लेकिन जब रात होने पर वह वापस घर आता है तो इलोकेसी से मिलता है। इस बार नोबिन इलोकेसी को कुछ नहीं बोलता है। 27 मई 1873 को नोबिन इलोकेसी के पास आने के बाद सीधा एक चाकू निकालता है और इलोकेसी की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, जिससे इलोकेसी की तुरंत मौत हो जाती है। अब इलोकेसी मर चुकी है। नोबिन इलोकेसी के सिर को उठाता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। नोबिन खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वह पुलिस को बताता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ये सुनकर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस पूछताछ में नोबिन बताता है कि तारकेश्वर टेम्पल के महंत माधवगिरी के साथ उसकी पत्नी के गलत संबंध थे, जिसके चलते वो अपनी पत्नी को अपने साथ कलकत्ता लेके जा रहा होता है। माधवगिरी मंदिर के महंत कुछ गुंडे भेजते हैं जो उसे मारते हैं, जिसके बाद उसने अपने आत्मसम्मान में इलोकेसी की हत्या कर दी। अब यह बात आसपास के सभी गांव में फैल जाती है। इस हत्या पर कुछ लोगों का कहना है कि नोबिन ने बहुत सही किया है, उसकी जगह अगर और कोई होता तो वो भी यही करता। और कुछ लोगों का मानना है कि तारकेश्वर टेम्पल के जो महंत ने किया है वो ठीक किया है। महंत बहुत अच्छे हैं और अगर उन्होंने किया भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 नवंबर 1873 को हुगली सेशन कोर्ट, जो वेस्ट बंगाल के श्रीरामपुरा में है, वहां इस हत्या के मामले की सुनवाई होनी होती है। हुगली सेशन कोर्ट में सुनवाई के दिन कोर्ट परिसर में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो क्यों? फैसला सुनने के लिए। ज़्यादा भीड़ होने के कारण कोर्ट इसकी सुनवाई की तारीख 28 नवंबर 1873 की रखती है। अगली बार फिर से कोर्ट में ज़्यादा भीड़ होने के कारण सुनवाई नहीं होती है। मामले की फिर से दिसंबर 15, 1873 की तारीख रखी जाती है। दिसंबर 15 को भी हर बार की तरह कोर्ट में हजारों लोग जमा हो जाते हैं। इस पर सरकार फैसला करती है कि जो भी कोर्ट में आएगा उसे टिकट लेनी होगी। टिकट अब कुछ रुपए में भी बांटी भी जानी थी। इसके बावजूद भी हजारों लोग टिकट लेते हैं और फैसला सुनने के लिए कोर्ट परिसर में जाते हैं। 16 जनवरी 1874 में हुगली सेशन कोर्ट में नोबिन के वकील हरिदयांशु दलील देते हैं कि नोबिन ने जो कुछ किया वो अपने आत्मसम्मान में किया है। नोबिन के वकील यह भी बताते हैं कोर्ट में कि सारी गलती महंत की है, लिहाजा नोबिन को रिहा किया जाए। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनती है और इसके बाद अपना फैसला सुनाती है। फैसला ये कि नोबिन को आजीवन कारावास और महंत को 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना। ये फैसला सुनकर कोर्ट में हंगामा होता है। कोर्ट परिसर के बाहर लोग पत्थरबाजी करते हैं। जैसे ही इस फैसले की खबर पूरे बंगाल में फैलती है तो बंगाल में आधे लोग नोबिन की तरफ बात करते हैं और आधे लोग तारकेश्वर टेम्पल के महंत की तरफ बात करते हैं।
नोबिन को बचाने के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन किए जाते हैं। रेलवे स्टेशन, पार्क में भारी तोड़फोड़ की जाती है। कई भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मॉल तथा बाजार में दुकानों को आग लगाई जाती है। इसमें सबसे कमाल की बात ये रही कि जो तोड़फोड़ करने वाले लोग थे उनमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे थे। भारी मात्रा में दंगे और प्रदर्शन होने के बावजूद हुगली सेशन कोर्ट केस को कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है। 1875 में हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। हाई कोर्ट हुगली सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखती है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और दंगे ज़्यादा भड़क जाते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर फिर से आग लगाई जाती है, मानो पूरे बंगाल में मातम छा जाता है। इसी दौरान आंदोलन में कुछ लोगों की मौत भी होती है। समाज के कुछ उच्च दर्जे के लोग एक नया अभियान चलाते हैं, जिसमें ज़्यादातर बड़े लोग, एक्टर्स या फिर कोई नेता या फिर कोई और उच्च दर्जे के लोग हिस्सा लेते हैं। इसमें बताया जाता है 12,000 से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर करवाए जाते हैं नोबिन की रिहाई को लेकर। 1876 में कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, जिसमें 12,000 से ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर होते हैं। हाई कोर्ट में फिर से मामला चल रहा होता है। हाई कोर्ट में फिर से मामले पर बहस होती है और जूरी फैसला करती है कि नोबिन को रिहा किया जाए। लिहाजा नेताओं और सरकार के दबाव में आकर कोर्ट अपना फैसला बदलकर नोबिन को रिहा कर देती है। बंगाल में मामला शांत हो जाता है। नोबिन की रिहाई के बाद नोबिन कहाँ जाता है, इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती है। ये थी आज की कहानी। आपने सुना कि कैसे एक टेम्पल के पाखंडी महंत ने एक सुखी परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे द्वारा सुनाई गई सच्ची कहानियाँ सुन के आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा काफ़ी हद तक। आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का आप कुछ हद तक पहले ही अंदाज़ा लगा पाओगे। वैसे भी आजकल के दौर में बहुत सारी उम्र गवा के जरा सा तजुर्बा मिलता है। फिर मिलते हैं किसी और केस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय।